नमस्कार दोस्तों, प्रत्यक्ष एकेडमी यूट्यूब चैनल में मैं राहुल शर्मा फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। और अभी जो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं वो झालोर का चौहान वंश सीरीज पढ़ रहे हैं अपन, और पार्ट 3 आज पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अपन पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके थे और आज अपन इसी के संदर्भ में पार्ट 3 आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल रिलैक्स और फ्री माइंड होकर आपको पढ़ना है और ये पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि इस वीडियो पार्ट 3 से ही आपका मेन पूरा यूँ मान लो कि अभी तक मक्खन इसी से निकलने वाला है, क्योंकि जितने भी प्रश्न बनेंगे आपके एग्ज़ाम में वो पार्ट 3 से आने वाले हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पार्ट 2 में अपन कहाँ तक पढ़ चुके थे। तो पार्ट 2 में अपन पढ़े थे कि अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव सोनगरा के मध्य संघर्ष के कारण या युद्ध के क्या क्या कारण रहे, किस प्रकार संधि हुई, यानी ये 3 कारण अपन पढ़ चुके थे। टोटल 4 कारण है, चौथा आज मैं पार्ट 3 में आपको पढ़ाऊँगा। पहला मैंने आपको ये बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर या कानड़देव सोनगरा के ऊपर, इन दोनों के मध्य में जो दुश्मनी का पहला कारण था वो पद्मनाभ ने अपनी पुस्तक कानड़देव प्रबंध में लिखा है कि खिलजी की सेना गुजरात गई थी और वहाँ से जो लूटकर शिवलिंग और जो मूर्तियाँ और जो सोना चांदी लेकर आ रहे थे उनको कानड़देव के सेनापति जेता और देवड़ा ने लूट लिया था। ये इसका पहला कारण मानते हैं और ये बताया था कानड़देव प्रबंध के लेखक पद्मनाभ ने। और उसके बाद मैं बता चुका हूँ पार्ट 2 में कि 1305 में एन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में जब खिलजी कानड़देव पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजता है तो उसी समय ये कानड़देव सोनगरा मुल्तानी के साथ संधि कर लेता है और इस संधि के तहत अपने बेटे विरमदेव को खिलजी की सेवा करने के लिए दिल्ली दरबार में भेज देता है। यहाँ तक मैं आपको पार्ट 2 में बता चुका था। इसके अलावा ये 2 रीज़न और मैंने आपको पार्ट 2 में बताए थे कि तारीख़ फरिश्ता के लेखक फरिश्ता ने ये कहा है कि जब ये सारी संधि वगैरह हो जाती है और दोनों के बीच मामला भी ठंडा हो जाता है और उसके बाद एक बार कानड़देव सोनगरा स्वयं दिल्ली दरबार में जाता है तो वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी हिंदू शासकों की काट कर रहा था, या उसने ऐसा कहा कि कोई भी हिंदू शासक ऐसा नहीं है जो मेरे सामने आकर खड़ा रह सकता है। उसी ये शब्द जब कानड़देव सोनगरा के कान में पड़े तो उसी समय उसने जो संधि हुई थी वो संधि को तोड़ा और अपने बेटे विरमदेव को लेकर वापस झालोर आ गया। तीसरा कारण जो डॉक्टर दशरथ शर्मा प्रसिद्ध साहित्यकार इतिहासकार रहे हैं वो ये बताते हैं कि खिलजी ने झालोर पर आक्रमण क्यों किया। तो इनका ये मानना है कि झालोर का जो किला है वो गुजरात और मालवा की सीमा के निकट स्थित है। गुजरात से तो बिल्कुल लगता हुआ और मालवा के काफ़ी निकट। तो खिलजी के मन में ये था कि मैं झालोर दुर्ग पर आक्रमण कर लूँगा तो मुझे गुजरात लूटने में और मालवा को लूटने में आसानी रहेगी। इस कारण खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी सेना के साथ कानड़देव सोनगरा पर आक्रमण किया। ये कारण बताते हैं आप डॉक्टर दशरथ शर्मा। और आज जो महत्वपूर्ण और इस पूरी इतिहास या पूरी कहानी का जो सार है वो कारण नंबर 4 वो बताने जा रहा हूँ कि इन 3 साहित्यकारों के अलावा एक कारण और मानते हैं कि खिलजी ने इस कानड़देव सोनगरा पर आक्रमण क्यों किया है, वो मैं आपके सामने आज क्लियर कर देता हूँ। कानड़देव सोनगरा तो ये तो झालोर में है और इधर दिल्ली में कौन बैठा है, के यानी अलाउद्दीन खिलजी और इसके बेटे का नाम विरमदेव। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 1305 की संधि के बाद 1305 की संधि के बाद विरमदेव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में इसकी सहायता करने के लिए, इसकी सेवा करने के लिए स्वयं अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में विरमदेव चला जाता है। अब जो चौथा कारण है दोस्तों, ये जो बताया है ये बताया नैन्सी ने।
और नैन्सी ने चौथा आक्रमण का जो चौथा कारण वो बताया है वो है वीरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा, नाम था इसका, फिरोजा का प्रेम प्रसंग, ये बताया नैन्सी ने। यानी जो पुस्तक है नैन्सी ख्यात, उसका जो चौथा कारण है उसने लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण था वीरमदेव और उसकी पुत्री फिरोजा का प्रेम प्रसंग। वो आपको एक कहानी के माध्यम से मैं सुनाऊंगा कि दोस्तों जो 1305 में जो मुल्क मुल्तानी ने जो संधि की थी, उसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ कि वीरमदेव दिल्ली दरबार में जा चुका था और उसमें अलाउद्दीन खिलजी की वो वहाँ सेवा कर रहा था। अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी जिसका नाम था फिरोजा। तो जो ही वहाँ वीरमदेव उसके दिल्ली दरबार में जाता है और फिरोजा जब इसको पहली बार ही देखती है तो इस वीरमदेव की दीवानी हो जाती है और उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अब मुझे शादी करनी है तो वीरमदेव से ही करनी है। यह बात जब वीरमदेव को पता चलती है कि ऐसी बात है कि अलाउद्दीन खिलजी यानी दिल्ली के सम्राट की बेटी मेरे से शादी करना चाहती है, तो उसके मन में एक बार ये आया कि मैं राजपूत राजकुंवर होते हुए किसी मुग़ल सम्राट की बेटी से शादी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिरोजा ने तो मन ही मन इसको अपना पति मान लिया था कि शादी करनी तो वीरमदेव से ही करनी है। तो उसने ये बात जब अलाउद्दीन खिलजी को बताई कि पिताजी मुझे अब जालोर के शासक कानरदेव सोनगरा के बेटे वीरमदेव के साथ शादी करनी है, तो एक बार तो अलाउद्दीन खिलजी भी ना करना चाहता था, लेकिन फिर भी अपनी पुत्री के प्रेम में आकर विवशता से उसने ये प्रस्ताव वीरमदेव के सामने रखा कि मैं दिल्ली सम्राट अपनी बेटी फिरोजा का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। लेकिन इतनी बात सुनते ही वीरमदेव ने ये रिश्ता ठुकरा दिया और वहाँ से भागकर वीरमदेव आ गए वापस अपने राज्य में लौट गए। यानी वीरमदेव वापस अपने पिता के पास जालोर आ चुके थे। तो अलाउद्दीन खिलजी को ये लगा कि मैं दिल्ली का बादशाह और मेरी बेटी से उसने विवाह करने के लिए ना कहा है, तो अब उसको इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा और ये सोचकर उसने सीधा आक्रमण करने की सोचा। तो एक बार फिरोजा ने समझाया कि पिताजी आप एक बार संधि प्रस्ताव भेजिए या वीरमदेव को मनाने के लिए किसी व्यक्ति को भेजिए, किसी दूत को भेजिए, ताकि एक बार जाने के बाद अगर वो समझ जाए तो आक्रमण करने की शायद ज़रूरत नहीं पड़े। तो दोस्तों जो अब मैं जो नाम बता रहा हूँ वो शायद बहुत कम किताबों में मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर पर आक्रमण किया उससे पहले इसकी बेटी जो थी फिरोजा, इस फिरोजा की एक धाई माँ थी। धाई माँ जो पाल पोस कर बड़ा करती है, उसका नाम था गुल बहिश्त। गुल बहिश्त। तो सबसे पहले वीरमदेव को लाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से गुल बहिश्त को भेजता है जालोर, लेकिन ऑल इन वैन, कोई मतलब नहीं। वीरमदेव और कानरदेव सोनगरा साफ ना कर चुके थे कि हम राजपूत शासक हैं और हम किसी भी मुग़ल राजकुमारी को अपने दरबार में नहीं लाएंगे। विवश होकर गुल बहिश्त वापस लौट गई। अब अलाउद्दीन खिलजी ने सोच लिया कि अब बाप और बेटे दोनों को मेरा क्रोध देखना पड़ेगा, मेरी ताकत देखनी पड़ेगी। और अलाउद्दीन खिलजी ने मन ही मन एक ही बात सोच ली कि अब तो मैं कानरदेव सोनगरा को भी मारूंगा और उसके बेटे वीरमदेव को भी मारूंगा, क्योंकि उसने दिल्ली के बादशाह की बात ठुकराई है, रिश्ता ठुकराया है। तो कुल मिलाकर ये चौथा कारण जो बताता है, ये नैन्सी बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कानरदेव सोनगरा पर आक्रमण क्यों किया। पहला कारण पद्मनाभ ने बताया कि खिलजी की लौटती हुई सेना पर आक्रमण किया। दूसरा कारण डॉक्टर दशरथ शर्मा का कि जालोर किले का सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होना। फिर एक कारण ये भी आता है कि वीरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा का प्रेम प्रसंग, क्योंकि वीरमदेव ने साफ ना कर दिया था कि मैं फिरोजा से शादी किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा। एक कारण फरिश्ता ने भी बताया कि अलाउद्दीन खिलजी का हिंदू बादशाहों का अपमान करना भरे दरबार में। तो कुल मिलाकर जो संधि हुई थी, चाहे कौन सा भी कारण हो। अब आपके दिमाग में कभी ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर अगर ऐसा प्रश्न आ जाए
कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों किया, तो आपने तो यहाँ 4 कारण बताए, अब हम क्या लगाए। तो दोस्तों अगर वहाँ अगर ऐसा प्रश्न बनता है, पहली बात तो ये प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही नगण्य है। अगर ये प्रश्न बन भी जाता है वहाँ पर कि अलाउद्दीन खिलजी ने झालोर किले पर आक्रमण क्यों किया, तो वो साफ जैसे कि इसका ये अगर प्रश्न ये उत्तर चाहता है तो उसमें ऐसा पूछेगा कि नैन्सी की ख्यात के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का झालोर पर आक्रमण करने का कारण क्या था। तो वैसे स्पष्ट हो जाएगा कि विरमदेव और फिरोजा का प्रेम प्रसंग। कभी प्रश्न ये बने कि पद्मनाभ के अनुसार कानड़देव पर आक्रमण करने का आक्रमण क्या था, तो उसका आंसर क्या आएगा आपका, ये नहीं आएगा। फिर हो सकता है आपके ऑप्शन में ये भी मिले, उसका आंसर चेंज होकर आ जाएगा कि खिलजी की लौटती हुई सेना पर आक्रमण करना। प्रश्न ये बन जाए कि फरिश्ता के अनुसार झालोर दुर्ग पर आक्रमण करने का कारण क्या था, तो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि फरिश्ता ने तो ये बताया कि भाई वो हिंदू बादशाहों का अपमान किया था। और एक और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार झालोर दुर्ग पर आक्रमण का कारण, तो वहाँ आपका आंसर आएगा कि झालोर दुर्ग का सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होना या झालोर दुर्ग का गुजरात और मालवा की सीमा के निकट स्थित होना। तो आपको कतई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 4 कारण मैंने बताए, तो प्रश्न की लैंग्वेज के ऊपर आपका उत्तर बनेगा। अब ये तो तय हो चुका था कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, चाहे कारण कौन सा भी हो। अब आक्रमण किया तो आक्रमण के बाद क्या स्थिति हुई, कौन जीता, कौन विजयी रहा, किसकी मृत्यु हुई, क्या फिरोजा और विरमदेव की शादी अलाउद्दीन खिलजी करवा पाया, या इसमें अलाउद्दीन खिलजी की हार हुई या जीत हुई, कानड़देव सोनगरा का क्या हुआ, विरमदेव का क्या हुआ, फिरोजा का क्या हुआ, ये सब आपके अब जो प्रश्न का जो मेन पेपर में जो प्रश्न आते हैं उनका सार बन अब पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि अब जो आपने शब्द सुना होगा साका, वो झालोर का साका मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले इसी क्रम में एक सिवाना का साका भी आएगा, और जो प्रश्न बनने की आपके संभावना है वो अब आएगी। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखें। अब जो अलाउद्दीन खिलजी इस पर आक्रमण करेगा, उस आक्रमण की क्या रूपरेखा है, किस व्यक्ति से इसने आक्रमण करवाया, कहाँ आक्रमण करवाया, क्या डायरेक्ट झालोर पर करवाया या झालोर से पहले अलाउद्दीन खिलजी ने किसी और किले पर आक्रमण करवाया, ये सब अपन इस वीडियो के माध्यम से कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप बने रहे वीडियो पर। तो अब यह तो तय हो ही चुका था कि अलाउद्दीन खिलजी झालोर पर आक्रमण करेगा। तो अब आप एक डायग्राम देख रहे हो कि ये झालोर दुर्ग है, यहाँ का शासक कानड़देव। इससे पहले मैंने लिखा है कि सिवाना दुर्ग, यहाँ का प्रशासक सातलदेव या शीतलदेव, और इधर ये रास्ता बनाया है और यह बता दी मैंने दिल्ली, और यहाँ का प्रशासक अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि डायग्राम से स्पष्ट है कि झालोर तक पहुँचना है अलाउद्दीन खिलजी को, तो बीच में उसको सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो किला था सिवाना, इसके बारे में बता दूं मैं कि सिवाना का किला पड़ता है बाड़मेर में, और बाड़मेर के सबसे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र हल्देश्वर की पहाड़ी पर एक किला बना हुआ है, और इस किले पर एक घास भी होती है, कुमुट घास, उसकी वजह से इसको कुमुटगढ़ भी कहते हैं। कोई भी आक्रमणकारी अगर झालोर पर आक्रमण करेगा तो सबसे पहले उसको सिवाना होकर ही जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये तय हो चुका है कि झालोर को जीतना है तो पहले किसको जीतना पड़ेगा, सिवाना किले को। और सिवाना किले पर उस समय प्रशासक था सातलदेव, कुछ किताबें शीतलदेव भी बताती है, और ये जो सातलदेव था इस कान्हारदेव का भतीजा ही था। तो झालोर दुर्ग पर पहुंचने से पूर्व सिवाना का किला जीतना पड़ता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस सिवाना दुर्ग को बोलते हैं झालोर दुर्ग की कुंजी। झालोर दुर्ग की कुंजी, क्योंकि झालोर का ताला यहाँ लगा हुआ है मान लो, और यहाँ चाबी लगाओगे तो ही झालोर पहुँच पाओगे, इसलिए झालोर दुर्ग की कुंजी है वो है आपका सिवाना का किला। बाड़मेर में है, मारवाड़ से लगता हुआ है, इसलिए इस किले को मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली या आश्रय स्थली भी कहा जाता है, क्योंकि मारवाड़ के शासकों पर जब संकट आता था तो वो इसी किले में आते थे। जैसे कि चंद्रसेन ले लो, इसके अलावा आप जसवंत सिंह ले लो, तो
जो भी शासक है वो उन्होंने सिवाना दुर्ग में कहीं न कहीं शरण लिए, इसलिए मारवाड़ के शासकों की शरण इसलिए भी सिवाना दुर्ग। और झालोर पर जाने से पूर्व इस किले को जितना जरूरी है, तो झालोर दुर्ग की कुंजी भी कौन सा दुर्ग हो गया, सिवाना दुर्ग। और इस समय सिवाना दुर्ग का जो प्रशासक था वो कानड़ देव का भतीजा था सातल देव। तो दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि अगर अलाउद्दीन खिलजी को अगर झालोर जाना है तो सबसे पहले किस किले पर आक्रमण करेगा, वो सिवाना दुर्ग पर। और सिवाना दुर्ग का प्रशासक सातल देव। अब अलाउद्दीन खिलजी ने झालोर दुर्ग तक जाने के लिए एक सेना बनाई और उस सेना का जो सेनापति था उसका नाम था कमलुद्दीन गुर्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप एक बार डायग्राम देखो। डायग्राम देखने के बाद आपके दिमाग में एक प्रश्न क्लियर हो ही चुका होगा कि कमलुद्दीन गुर्ग सीधा झालोर पर आक्रमण करेगा या झालोर पर आक्रमण करने से पहले सिवाना पर आक्रमण करेगा। क्लियर हो रहा होगा डायग्राम से। तो ये तय है कि कमलुद्दीन गुर्ग अगर पहले आक्रमण करेगा तो सबसे पहले सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करेगा, क्योंकि झालोर दुर्ग की कुंजी है सिवाना दुर्ग, और सिवाना को जीतेगा तो वो झालोर तक पहुंच पाएगा। तो इसका जो पहला आक्रमण हुआ वो हुआ था 1308 में, और 1308 में पहला आक्रमण हुआ सिवाना के ऊपर, और उसके बाद इसने सिवाना को जीता, और जीतने के बाद 1311 में इसने झालोर दुर्ग पर आक्रमण किया। तो फिलहाल अपन पहले पढ़ेंगे कि सिवाना दुर्ग पर कमलुद्दीन गुर्ग ने आक्रमण किया, तो किस प्रकार इस दुर्ग को जीता, किस प्रकार सातल देव को हराया, और हराने के बाद किस प्रकार वो झालोर दुर्ग पहुंचा। तो दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि सबसे पहले झालोर पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को आक्रमण करना होगा सिवाना दुर्ग पर, और सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या भूमिका, क्या रूपरेखा बनाई, क्या प्लान बनाया, इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये सिवाना दुर्ग माना है सिवाना दुर्ग है, और यहाँ का प्रशासक था उस समय सातल देव, और कुछ किताबें इसको शीतल देव भी बताती है। और ये उस कान्हड़ देव सोनगरा जो झालोर का चौहान है उसका भतीजा ही था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो सेना तैयार की उस सेना का लीडर बनाया कमलुद्दीन गुर्ग को। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। कमलुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सिवाना पर आक्रमण करवाया। इससे पहले किसको भेजा था वीरमदेव को समझाने के लिए, तो उसकी धाई माँ गुल बहिश्त को। जब बात नहीं बनी तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करने की सोची, और सबसे पहला आक्रमण करवाया कमलुद्दीन गुर्ग से। और ये जो आक्रमण हुआ ये हुआ 1308 में। तो 1308 में जब आक्रमण हुआ तो 2 जुलाई 1308 को इस कमलुद्दीन गुर्ग की सेना ने इस सिवाना दुर्ग का घेरा डाल दिया। लेकिन जब कमलुद्दीन गुर्ग ने उस दुर्ग को देखा तो देखने के बाद उसके दिमाग में एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि इस दुर्ग को आसानी से नहीं जीता जा सकता है, और किसी भी व्यक्ति या किसी भी प्रशासक के जो सातल देव का जो लीडर मंत्री कुछ भी मानो उसको मैं अपनी तरफ नहीं मिलाऊंगा, तब तक इस किले को मैं नहीं जीत पाऊंगा। और इनकी तो नीति ऐसी रही है कि गद्दारी करके जीतना है। तो कमलुद्दीन गुर्ग को जब ये लग गया कि मैं सिवाना का किला सातल देव से नहीं जीत पाऊंगा, तो उसने रात के समय यहाँ के एक व्यक्ति को अपनी तरफ मिला लिया। तो यहाँ इस सिवाना दुर्ग का जो गद्दार था उसका नाम था बावले। नाम ही बावले, इसको थोड़ा बावला हो गया होगा उस कमलुद्दीन गुर्ग की बातों में आकर, और इसकी बातों में आकर बावले ने इस दुर्ग के सारे सीक्रेट्स या गुप्त रास्ते कहो या कुछ भी कहो वो बता दिए कमलुद्दीन गुर्ग को। तो दोस्तों 2 जुलाई 1308 को घेरा डाला, और जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 4 महीने तक इस दुर्ग का घेरा डाला रहा कमलुद्दीन गुर्ग, लेकिन नहीं जीत पा रहा था। तब 4 महीने पश्चात उसने इस बावले को अपनी तरफ मिलाया, और इससे दुर्ग के सारे सीक्रेट्स उसने ले लिए। और दुर्ग के जब सारे सीक्रेट्स यानी दुर्ग की कमजोरी जब दुश्मन के हाथ में लग गई, तो कमलुद्दीन गुर्ग ने मौका देखकर सीधे सिवाना किले के अंदर प्रवेश किया और सातल देव पर अचानक आक्रमण कर दिया। तो चूंकि एक बात तो तय थी कि ये अपनी पूरी सेना के साथ पहले से तैयार था आक्रमण करने के लिए,
और इनको ये लग रहा था कि भाई 4 महीने हो गए, वो केवल घेरा डालकर खड़ा है, तो हो सकता है कुछ समय बाद वो चला जाएगा, यानी निश्चित थे कि वो आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन जब उसने अचानक आक्रमण कर दिया, इस स्थिति में यहाँ की सेना नहीं संभल पाई और इस वीर सातल देव को तो यहाँ पर केसरिया करना पड़ा। और महल की एक रानी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जिसका नाम है मेणादे, रट लेना दोस्तों इसको। तो मेणादे ने इस दुर्ग में जौहर किया, और जहां पर केसरिया और जौहर दोनों घटना एक साथ हो जाती है, 1308 में हुई है, इसको बोलते हैं साका। इन दोनों शब्दों को, केसरिया और जौहर को, मैं आपके सामने एक बार और क्लियर कर देता हूँ। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जिनको ये पता नहीं है कि केसरिया और जौहर क्या होता है, हो सकता है कि उनके दिमाग में आ जाए कि केसरिया, जौहर और एक साका क्या है। तो ये पहले मैं इस केसरिया के बारे में बता दूं, फिर जौहर के बारे में। और इन दोनों का सम्मिलित रूप है साका। कि जब शत्रु आक्रमण करता है और राजपूत शासक को ये लग जाता है कि मैं हारने वाला हूँ, उस स्थिति में वो शासक अपनी आन बान और वीरता का प्रतीक केसरिया कलर की पगड़ी और केसरिया कलर के वस्त्र धारण कर लेते हैं। ये उसके सैनिकों को संदेश होता है कि अपन हारने वाले हैं, दुश्मन की सेना हावी हो रही है और मरना ही है, तो सामने वाले को दोनों हाथों से मारो। इस तरह से केसरिया कलर के वस्त्र धारण करने के बाद जो शासक मरता है, उसको बोलते हैं केसरिया करना। और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए महल की जो रानियाँ होती है, वो या तो पानी में कूद जाती है या आग में कूदकर जान दे देती है, उस घटना को बोलते हैं जौहर करना। और जहाँ पर केसरिया और जौहर दोनों घटना एक साथ हो जाती है, उस घटना को बोलते हैं साका। तो ये घटना जालोर, यहाँ सिवाड़ा में पहली बार हुई है 1308 में, इसलिए इसको बोलते हैं सिवाड़ा का पहला साका। और इस सिवाड़ा के पहले साके से जो प्रश्न बनते हैं वो कुछ यूँ हो सकते हैं कि सिवाड़ा का सबसे बड़ा जो प्रश्न बन सकता है वो ये है, सिवाड़ा का साका कब हुआ, यहाँ पर केसरिया किसने किया, जौहर किसने किया, या आक्रमण किसने किया। तो इस तरह से इस साके के बाद यहाँ का पूरा किला कमरुद्दीन गुर्ग के हाथ में लग गया, यानी एक तरह से अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में लग गया। और इस तरह से जालोर पर आक्रमण करने की जो कुंजी थी वो टूट चुकी थी, यानी कि अब अलाउद्दीन खिलजी जालोर तक आसानी से पहुंच सकता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी यहाँ स्वयं आता है और आने के बाद इस दुर्ग को देखता है और सिवाड़ा दुर्ग का नाम बदलकर वो रख देता है खेराबाद। यानी इन मुगलों ने यही किए, किले जीते नाम बदले, किले जीते नाम बदले। तो यहाँ पर दिल्ली से स्वयं अलाउद्दीन खिलजी आता है और सिवाड़ा दुर्ग का नाम बदल कर रख देता है खेराबाद। वापस एक बार क्लियर कर देते हैं। केसरिया किया सातल देव ने, जौहर किया मेणादे ने, गद्दारी की यहाँ के भावले ने, और आक्रमण किया था कमरुद्दीन गुर्ग ने। और जो सिवाड़ा का पहला साका हुआ, सिवाड़ा का प्रथम साका, ये हुआ आपका 1308 में। मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है प्रथम साका, तो क्या इसका मतलब यहाँ और भी साके हुए? तो बिल्कुल, यहाँ सिवाड़ा में टोटल 2 साके हुए हैं और पूरे राजस्थान में टोटल 12.5 साके हुए हैं। मैं वापस एक बार 12.5 के नाम बताता हूँ मैं आपको, कहाँ हुए। तो सबसे पहला हुआ था रणथंभौर में, काउंट करना, पहला हुआ रणथंभौर में 1301 में। उसके बाद 3 चित्तौड़ में हुए इसी तरह की घटना। तो 3 और 1 4 हो गए, 2 सिवाड़ा में हुए, 4 और 2 6, 2 गागरोन यानी झालावाड़ में हुए, 8 और 1 हुआ भटनेर में, हनुमानगढ़ में, 9, एक अपन इसके बाद जालोर का पढ़ेंगे, 10 और 2.5 साके हुए जैसलमेर में। तो 10 और 2.5 हो गए 12.5, यानी कि 12 बार तो केसरिया भी हुआ और जौहर भी हुआ। लेकिन एक बार जैसलमेर में 1550 में क्या हुआ कि केसरिया तो हो गया, लेकिन रानी जौहर करे उससे पहले शत्रुओं ने उसको पकड़ लिया 1550 में, जब वहाँ का शासक था लोणकर्ण और आक्रमण किया था वहाँ पर कंधार के आमिर अली ने। उस समय उसको अर्ध साका बोलते हैं। इस तरह से राजस्थान में टोटल 12.5 साके हुए। फिलहाल अपन पढ़ रहे हैं सिवाड़ा का
प्रथम शाखा, और ये हुआ 1308 में। और कभी तारीख भी पूछ ले आपसे तो इसकी तारीख है 10 नवंबर 1308 में। यहाँ तक आपकी सिवाना की स्टोरी कंप्लीट हुई है। अब अलाउद्दीन खिलजी की सेना, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस दुर्ग का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने खैराबाद रखा था, तो वो है आपका सिवाना। अच्छा यहाँ एक और कंफ्यूज हो सकता है आपको, एक नाम ये भी आ रहा होगा आपके दिमाग में, खिजराबाद, मिलते जुलते नाम है खिजराबाद और खैराबाद। तो खिजराबाद जो नाम रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने ही रखा था 1303 में, वो रखा था चित्तौड़ का, और खैराबाद नाम रखा सिवाना दुर्ग का। अब क्लियर है आपके सामने कि यहाँ अगर कमरुद्दीन दुर्ग की सेना जीतती है तो अब अगला आक्रमण किस पे होगा, जालोर दुर्ग पर। फिलहाल इस डायग्राम से तो इतना ही, अब अपन पढ़ेंगे जालोर पर आक्रमण। तो दोस्तों जो ही सिवाना दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने जीता, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सिवाना आया, नाम खैराबाद रखा, और कमरुद्दीन दुर्ग को कहा कि अगला आक्रमण जालोर पर होगा, और वापस स्वयं तो दिल्ली लौट गया और कमरुद्दीन दुर्ग को उसने जालोर की तरफ भेज दिया। अब आगे की पूरी घटना मैं इस डायग्राम के माध्यम से आपको क्लियर करूंगा और एक कहानी के माध्यम से भी, कि कमरुद्दीन दुर्ग जब अपनी पूरी सेना लेकर सिवाना से जालोर की तरफ बढ़ा तो वो स्थिति उसके सामने आई कि जिस तरह से सिवाना का दरवाज़ा नहीं टूट रहा था, तो कमरुद्दीन दुर्ग देखता है कि ये तो उससे भी कहीं मजबूत दुर्ग है, क्योंकि इतिहासकारों ने, एक इतिहासकार है हसन निज़ामी ने तो यहाँ तक कहा है जालोर दुर्ग के बारे में कि पूरे राजस्थान में एक ऐसा दुर्ग है जिसको कोई भी आक्रमणकारी दरवाज़ा तोड़कर नहीं जीत सकता है। हसन निज़ामी के वाक्य है जालोर दुर्ग के बारे में। तो कमरुद्दीन दुर्ग ने देखा कि जब इस किले के दरवाजे नहीं खुलेंगे तब तक इस किले को नहीं जीत पाएंगे, तो इसने वही सोचा जहाँ इसने सिवाना के बारे में सोचा था। इसने सोचा कि हो सकता है यहाँ से भी कोई व्यक्ति मेरी तरफ मिल जाए। महल के अंदर कौन कौन थे दुर्ग के अंदर, तो जालोर दुर्ग का शासक कानड़देव सोनगरा, इसके जो 2 सैनिक थे जेता देवड़ा, इसका बेटा, इसका पुत्र, इसका राजकुंवर विरमदेव सोनगरा, और इसकी रानी जेतलदेव, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, रानी का नाम था जेतलदेव। ये सारे दुर्ग के अंदर। और कमरुद्दीन दुर्ग जब सेना लेकर यहाँ आया, उसने दुर्ग का मौका मुआयना किया, लग गया उसको कि मैं नहीं खोल पाऊंगा इसका दरवाज़ा, तो उसने भी एक व्यक्ति को अपनी तरफ मिलाया, और जालोर से वह व्यक्ति जिसने गद्दारी की थी, यानी जालोर का गद्दार था, उसका नाम था दहिया सरदार बिक्का। दहिया राजपूत था, दहिया सरदार बिक्का। इसको जब कुछ लालच देकर कमरुद्दीन दुर्ग अपनी तरफ मिलाता है तो ये भी जालोर दुर्ग के सारे सीक्रेट्स कमरुद्दीन दुर्ग को दे देता है। अब जब ये रात के समय ये सारे सीक्रेट्स कमरुद्दीन दुर्ग को देकर आधी रात के समय इसके घर में आया, तब इसकी पत्नी ने पूछा कि महाराज पति परमेश्वर इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो। तब इसने पूरी बात बता दी कि मैंने दुर्ग के सारे सीक्रेट्स दुश्मनी सेनानी कमरुद्दीन दुर्ग को दे दिए, वो यहाँ आक्रमण करेंगे, और आक्रमण करने के बाद कानड़देव सोनगरा विरमदेव को मारेंगे और यहाँ पर उनका शासन होगा, और उसके बाद मुझे भी कोई अच्छा पद मिल जाएगा। तो ये बात सुनते ही इस बिका की पत्नी ने इस बिका की हत्या कर दी कि साला ऐसा देशद्रोही गद्दार मेरा पति नहीं हो सकता है। और आधी रात के समय ये पूरी की पूरी घटना इसने कानड़देव सोनगरा को बताई कि अपने दुर्ग के सारे सीक्रेट्स दुश्मन को मिल चुके हैं और वो किसी भी समय आक्रमण कर सकते हैं। लेकिन ये जब बात कानड़देव सोनगरा तक पहुँचे उससे पहले देर हो चुकी थी, और कमरुद्दीन दुर्ग पूरी की पूरी सेना के साथ दुर्ग के अंदर प्रवेश कर जाता है। यानी कि कमरुद्दीन दुर्ग का सामना हुआ कानड़देव सोनगरा से। और जो सिवाना की स्टोरी बनी सेम टू सेम वो की वो स्टोरी, ये निश्चित थे कि शत्रु अंदर नहीं आ सकते थे, लेकिन इस बिका की सहायता से कमरुद्दीन दुर्ग महल तक पहुंच गया। अचानक हुए इस आक्रमण की वजह से कानड़देव संभल नहीं पाता है, और यहाँ पर कानड़देव सोनगरा केसरिया करता है। इसकी रानी
जैतल दे यहाँ पर जोहर कटती है और दोस्तों दोनों घटना एक साथ हो जाती है, इसको बोलते हैं साका। और ये आक्रमण हुआ था 1311 में। तो जो सिवाना का आक्रमण हुआ वो हुआ 1308 में, वो सिवाना का पहला साका है। और यहाँ आक्रमण हुआ 1311 में। देखो आक्रमणकारी वही है, किला बदला शासक बदले, और घटना वो की वही है, सेम टू सेम। साका वहाँ भी हुआ और साका यहाँ भी हुआ। ये जालोर का पहला और लास्ट साका है, इसके बाद जालोर में कोई साका नहीं हुआ। तो ये है जालोर का साका। और जो घटना सिवाना में हुई वैसी की वैसी हो रही है, उसी तरह से किसी व्यक्ति को अपनी तरफ मिलाया गया, उसी तरह से आक्रमण हुआ, उसी तरह से केसरिया जोहर हुआ। और जब पूरा का पूरा किला कमरुद्दीन गुर्ग के अंडर में आ गया, उसके बाद स्वयं अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर जालोर आए। और जालोर आने के बाद जो मेन कहानी जो चल रही है वो चल रही फिरोजा की वजह से, क्योंकि फिरोजा को कौन चाहिए था? विरमदेव। लेकिन मैंने आपको बताया कि कान्हड़देव सोनगरा ने कैसे किया, विरमदेव के बारे में कुछ नहीं बताया। अभी विरमदेव जीवित है। विरमदेव शत्रुओं के हाथ नहीं लगे और विरमदेव अभी जीवित है। अलाउद्दीन खिलजी के साथ यहाँ स्वयं फिरोजा भी आती है इस दुर्ग में। और विरमदेव यह सोचते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी मुझे पकड़कर अब मारेंगे, तो विरमदेव अपनी कुल देवी, मैंने कुल देवी अभी तक नहीं बताई है, अब बता देता हूँ मैं। जालोर के चौहानों की जो कुल देवी थी उनका नाम है आशापुरा माता। इनका एक और नाम है महोदरा माता, यानी कि बड़े पेट वाली। महा है उदर जिसका, महोदरा माता। इनके मंदिर में जाकर कटार घोंपकर आत्महत्या कर लेते हैं। तो फिरोजा जब यहाँ पहुँचती है तो देखती है कि विरमदेव ने तो आत्महत्या कर लिए। तो अब फिरोजा का क्या हुआ? तो दोस्तों यहाँ भी इतिहासकार दो अलग अलग बातें बताते हैं। पहली बात तो ये है कि कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जिस कटार से फिरोजा ने आत्महत्या की थी, विरमदेव ने, वही कटार निकालकर फिरोजा भी इसी जालोर दुर्ग में आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि बताया मैंने कि ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ जालोर तक पहुंच चुकी थी। और कुछ इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि इस विरमदेव का शहर लेकर फिरोजा, जो दिल्ली बिल्कुल यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे जाती है और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इसके सर का वो अंतिम संस्कार करती है और स्वयं यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन विरमदेव के पीछे फिरोजा भी मारी जाती है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी स्वयं जालोर दुर्ग में आया और आते ही जिस तरह से सिवाना का नाम बदला था, उसी तरह से इन्होंने जालोर दुर्ग का भी नाम बदला और जालोर दुर्ग का नाम बदल कर रख दिया जलालाबाद। और इस तरह से यहाँ पर जो चौहान वंश चला आ रहा था उसका पूर्ण रूप से समापन हो जाता है। और जालोर का जो पूरा दुर्ग है वो कमरुद्दीन गुर्ग के देख रेख में छोड़कर वापस अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली लौट जाता है। और फिलहाल जब तक कमरुद्दीन गुर्ग यहाँ रहा तब तक जालोर दुर्ग का नाम रखा उसने जलालाबाद। दोस्तों एक बात और ये है कि जलालाबाद और दो नाम और आपको याद रखने जालोर के, कि एक तो जाबालीपुर, ये तो हो गया जालोर का, और एक है स्वर्णगिरी, ये हो गया दुर्ग का। दोनों अलग अलग है, ये और क्लियर कर देता हूँ मैं। जो जलालाबाद नाम रखा ये तो रखा आपका अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन जालोर यानी इस क्षेत्र का नाम पहले जाबालीपुर था, जालोर का, न कि जालोर दुर्ग का। और ये जानकारी मिलती है अपने को बिजोलिया शिलालेख में। बिजोलिया शिलालेख में ऐसा कहा गया है कि जालोर का पुराना नाम जाबालीपुर था और इस दुर्ग को, जालोर दुर्ग को जब उसने सोनगढ़ पहाड़ी पर बनाया था तब से इसको स्वर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है। तो ये एक चीज़ क्लियर कर लेना कि जालोर दुर्ग का नाम जाबालीपुर नहीं है, जालोर का पुराना नाम जाबालीपुर है जो बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है।
ये थोड़ा टॉपिक से मैंने हटकर बता दिया आपको, हो सकता है मेरे को बाद में याद आए नहीं आए, तो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है। इसके बाद यहाँ 1311 का साका हुआ, उसके बाद दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी स्वयं दिल्ली लौट जाता है और यहाँ का पूरा प्रशासन अपने को कमरुद्दीन गुर्ग के अंडर में रख जाता है। तो दोस्तों इसके अलावा यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं वो एक और है कि ये जो सारी घटना है, इस घटना का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है। तो यहाँ पर आपको 2 पुस्तकें ध्यान रखनी है। एक का नाम बार बार बता रहा हूँ मैं, कान्हड़ दे प्रबंध, एक तो पिता के ऊपर और दूसरी पुत्र के ऊपर। पुत्र का नाम है विरमदेव, तो पुस्तक का नाम है विरमदेव। चौहान कौन से थे? सोनगरा, तो पुस्तक का नाम है विरमदेव सोनगरारी वात। 2 पुस्तकें हैं और दोनों का राइटर एक ही व्यक्ति है, क्लियर हो ही चुका होगा। जो कान्हड़ दे प्रबंध का बार बार बता रहा हूँ मैं, इनका राइटर है पद्मनाभ। और इन्हीं पुस्तकों से अपने को कान्हड़देव और विरमदेव के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। इस तरह से यहाँ से कान्हड़देव भी मारा गया और विरमदेव भी आत्महत्या करके मारा जाता है। अच्छा, एक और है कि क्या फिरोजा स्वयं ही आई थी? इस पर अगर प्रश्न उठे तो ये बात बिल्कुल सच है कि फिरोजा यहाँ पर आई थी। उसका कारण ये है कि अपनी बेटी की याद में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर इस दुर्ग में एक मस्जिद बनाई और उस मस्जिद को तोप मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और कुछ पुस्तकों में ऐसा कहा गया है कि फिरोजा का मकबरा, यानी कि फिरोजा का मकबरा कहाँ स्थित है? तो झालोर दुर्ग में, या तोप मस्जिद, इसको तोप मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, तो वो भी आपकी झालोर दुर्ग में स्थित है। इस तरह से यहाँ से चौहानों का समापन हुआ और इसी के साथ आपके झालोर के चौहान वंश भी समाप्त हुए। और चौहान वंश की जो सीरीज़ थी ये, इस सीरीज़ को अपनों ने 4 पार्ट में पूरा किया। पार्ट 1 में अपनों ने पूरी भूमिका रखी कि किस तरह से यहाँ पर चौहानों का इतिहास रहा है या किस तरह से यहाँ चौहान वंश की स्थापना हुई। फिर पार्ट 2 में अपनों ने यहाँ पर कौन कौन से शासक हुए वो पढ़े। पार्ट 3 में कृतिपाल के बारे में पढ़े और पार्ट 4 में जहाँ का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो था कान्हड़देव सोनगरा, उसके बारे में पढ़े। और इसके समापन के साथ ही अपना झालोर का चौहान वंश भी समाप्त हुआ। प्रत्यक्ष एकेडमी के माध्यम से आपको जो घर बैठे सेवा मिल रही है दोस्तों, इसका लाभ लीजिए आप। इस वीडियो को और इस चैनल से जितने भी वीडियो बन रहे उनको अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि इस लॉकडाउन में जो घर बैठे विद्यार्थी कोचिंग नहीं आ पाते या वैसे ही नहीं आ पाते किसी की आर्थिक स्थिति की वजह से या कुछ येन केन प्रकरण, कुछ और भी कारण रहे, कुछ विद्यार्थी ऐसे जो निजी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, तो वो दिन भर निजी क्षेत्रों में कार्य करते रहते, उनके मन में भी इच्छा होती कि हम भाई कोचिंग जाए, लेकिन नहीं बैठ पा रहे। तो जितेंद्र जी भट्ट के निर्देशन में जो ये कार्य संपादित हो रहा है प्रत्यक्ष एकेडमी चैनल के माध्यम से, इसको शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, ताकि उनको घर बैठे इस पढ़ाई का लाभ मिल सके और आनंद मिल सके। क्योंकि एक ऐसी टीम तैयार की है जो सिर्फ एक विषय नहीं, इस कंपटीशन एग्ज़ाम में जितनी विषय है सारे के सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों एक सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला 3 टीचर है। तो ज्योग्राफी को पढ़ाने वाले भी हमारी टीम के पास 3 टीचर है। हिस्ट्री मेरे अलावा भी और भी पढ़ाने वाले हैं, गणित पढ़ाने वाले, साइंस पढ़ाने वाले। तो आप खुद भी इस चीज़ का फ़ायदा लीजिए, इन वीडियो का फ़ायदा लीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।